हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कर रहे थे हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में थ्योरी पार्ट हो गया, पर उसके हाइलाइट्स और उस एसिम्प्टोट एक बाकी है और एक केस स्टडी। एक मिनट ना, हाइपरबोला ठीक है। मीटिंग रिकॉर्डेड हैज स्टार्टेड, स्क्रीन शेयरिंग। ओके, सो स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? ठीक है, दिख रहा है, चलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हाइपरबोला, ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है। एंड सी क्वेश्चंस जो रहते हैं ना जेई मेन एडवांस में, वो कोनिक सेक्शन पे रहते हैं, तो वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा पॉसिबल है कि दो मिलाकर एक क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई तीनों से दो क्वेश्चन आ गए, ऐसा पॉसिबल है। पर स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन रहता है, सर्कल का एक क्वेश्चन रहता है, और फिर कोनिक सेक्शन में इश्यू क्या है ना कि तीनों चैप्टर की थ्योरी जो है वो पैरेलल है, तो इसलिए इनको एक अलग, बहुत अलग ट्रीट नहीं किया जाता है तीनों चैप्टर को। तो इसमें कैसा है कि इसका थोड़ा कम प्रैक्टिस किया ना तो चलता है, सर्कल पैराबोला का ज्यादा चाहिए ऐसे केस में। तो मतलब तुम्हें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सर्कल पैराबोला का ज्यादा रहेगा रादर देन इलिप्स और हाइपरबोला। नेक्स्ट, हाईलाइट को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर इट्स अ प्योर एडवांस लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है कि तुम हाईलाइट को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो हाइपरबोला में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट वगैरह कर दिया था, हमने डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर तक कर दिया था। तो नेक्स्ट है हाईलाइट। तो नेक्स्ट है हाईलाइट। तो पहला हाईलाइट वही है जो एलिप्स में भी था, हाईलाइट में, कि प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई।
मतलब फोकस से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाले, कोई थीटा पॉइंट पे टेंजेंट है तो फोकस से अगर परपेंडिकुलर डाला, अगर फोकस से परपेंडिकुलर डाला तो वो P1 इंटू P2 होगा b स्क्वायर। एलिप्स में ये होता है सेमी में माइनर एक्सिस का स्क्वायर, और हाइपरबोला में होता है ये सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर। तो ये एलिप्स हाइपरबोला दोनों में ट्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। हाईलाइट 2 ये भी हो ही चुका है, पैराबोला में भी हुआ है, एलिप्स में भी हुआ है, हाइपरबोला में भी हुआ है। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट between point of contact and directrix subtends 90 degree at focus, subtends 90 degree at focus। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पोर्शन है वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स उसी का फोकस, ऐसा नहीं कि ये वाली डायरेक्ट्रिक्स और ये वाले फोकस पे 90, नहीं, ये इसमें पेयर बने हुए हैं डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के लेके। तो ये S2 की फोकस है तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसमें ये ऐसे पेयर बने हुए हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को लेके। हाईलाइट 3, हाईलाइट 3 कहती है कि किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल फोकल रेडियाई के एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। तो ये PS1 और PS2, तो ये टेंजेंट नॉर्मल हो गया, तो टेंजेंट नॉर्मल आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ PS1 एंड PS2। हाईलाइट 4, इसमें थोड़ा सा अलग है। टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स A1 और A2, यानी x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a, S1 S2। तो किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स को दो पॉइंट पे कट करेगी, Q एंड R। किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स को Q और R पे कट कर रही है, तो देयर आर 4 पॉइंट्स। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे जहां कट कर रही है और फोकाई, दे आर कॉन्साइक्लिक। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, दिस QR इज डायमीटर। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, ये जो QR है वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो QR इज डायमीटर एक्चुअली। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री है। तो कभी भी ध्यान में रखो कि किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल अगर 90 डिग्री होते हैं तो कॉन्साइक्लिक एंड QR is a diameter, and QR is a diameter। नेक्स्ट टॉपिक है असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स का फंडा क्या होता है, दे आर नॉट रियल टेंजेंट। ये रियल टेंजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये रियल टेंजेंट होती तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि टेंजेंट अगर कर्व को टच करेगी तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक मिनट, हाँ, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट ना,
क्या हो रहा है यार ये? एक मिनट। एक मिनट ना। ओके, सो एसिम्प्टोट्स। अब ये एसिम्प्टोट कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, एक ऐसी लाइन जो टच करती हुई दिख रही है पर टच नहीं कर रही है। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे ln x। तो ln x में y एक्सिस इज एसिम्प्टोट e रेज टू x, तो x एक्सिस इज एसिम्प्टोट tan x। सो tan x में x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज एसिम्प्टोट। तो ये क्या हो रहा है, टच होती हुई दिख रही है पर ये टच नहीं कर रही है। और एसिम्प्टोट्स लाइन होती है, एसिम्प्टोट्स लाइन होती है। तो ये टच करती हुई दिख रही है पर टच नहीं कर रही, क्योंकि अगर ये टच कर गई तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दे विल बिकम रियल टेंजेंट। अब आता है हाइपरबोला में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट कैसे? ऐसी कोई लाइन जो इसको टच करती हुई दिख रही है, तो मैंने अभी रैंडम लाइन बनाई है, तो मैंने मान लिया वो y इक्वल टू mx प्लस c है जो इसको टच करती हुई दिख रही है। तो वो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c जो इसको टच करती हुई दिख रही है। तो ठीक है, तो जब इसको ये टच करती हुई दिख रही है तो वो इनफाइनाइट पे होगी। तो जो टच करता हुआ दिखेगा वो इनफाइनाइट पे होगा। तो यानी x टेंडिंग रूट इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो रूट्स आर इनफाइनाइट, रूट्स इन्फिनिट होंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दिया। ये क्या कर रहा हूं मैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाइपरबोला है ना, माइनस होगा ना। शिट यार, ये हाइपरबोला है, माइनस होगा यहाँ। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x की क्वाड्रेटिक हो गई और इसके दोनों रूट्स क्या है? फाइनाइट तो हो नहीं सकते, क्योंकि फाइनाइट होंगे तो कट कर जाएगी और दोनों इक्वल होंगे तो टच कर जाएगी। तो ये इन्फिनिटी है, कि मतलब इन्फिनिटी कभी मिलेगा नहीं, तो ये दोनों भी कभी मिलेंगे नहीं। तो इन्फिनिट, तो ये इन्फिनिट है। और क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इन्फिनिट कब होता है? जब, तो ये रिमार्क ध्यान में रखो, तो क्वाड्रेटिक है तो उसके दोनों रूट्स इन्फिनिट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने रिमार्क किया था, लीडिंग कोफिशिएंट इज 0 एंड x का कोफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर कांस्टेंट भी 0 हो गई ना, तो ये 0 इक्वल टू 0 आइडेंटिटी बन जाएगी, और आइडेंटिटी के केस में इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड माइनस 2a स्क्वायर एम सी इक्वल टू 0 एंड माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गया m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एंड माइनस 2 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, m 0 नहीं हो सकता, क्योंकि m प्लस माइनस b बाई है, तो c मस्ट बी 0 एंड अगर c 0 है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैन नेवर बी 0। तो नाउ द ऑल कंडीशंस आर ट्रू। तो m आ गया, c आ गया और कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो एसिम्प्टोट आ गई। तो जो एसिम्प्टोट अपन ने 1 y इक्वल टू mx प्लस c माना था, वो m आ गया y इक्वल m इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई और c आ गया 0। तो एसिम्प्टोट आ गई y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई x। अब यहाँ से एक और चीज पता चली, ऐसी दो एसिम्प्टोट है, ऐसी दो एसिम्प्टोट है। क्या हो रहा है? तो यहाँ पर एक और चीज पता चली कि ऐसी दो एसिम्प्टोट आ रही है। तो जब उनको प्लॉट करके देखा तो पता चला वो हाइपरबोला के सेंटर से पास हो रही है। हाइपरबोला, तो ये ऐसा कुछ है। तो ये क्या होगा ना, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये एक आ जाएगी y इक्वल टू बी बाई एक्स, एक आ जाएगा y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। तो यहाँ से पता चला कि दो एसिम्प्टोट आ रही है, और जब उसको कंबाइंड लिखा तो कंबाइंड इक्वेशन, तो दोनों लाइन को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वो आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क बनेंगे। तो पहला रिमार्क, हाइपरबोला की एसिम्प्टोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्प्टोट सेम है। तो नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्प्टोट सेम ही आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एक्स, तो x की जगह y की जगह x, a की जगह b की जगह a रखोगे, वापस यही आएगा। और दूसरा, वो एसिम्प्टोट आया ही इसलिए था ना, क्योंकि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये चलते जा रहे थे और बीच में एक लाइन जा रही थी और वो थी एसिम्प्टोट। तो पहला रिमार्क, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्प्टोट सेम होती है। दूसरा रिमार्क, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एसिम्प्टोट की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कि हाइपरबोला और एसिम्प्टोट का जो डिफरेंस है
और असिम्प्टोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब है असिम्प्टोट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो असिम्प्टोट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट उठ के आएगा। नेक्स्ट थर्ड रिमार्क, point of intersection of asymptote is the center of hyperbola. Point of intersection of asymptotes is the center of hyperbola। और वो सेंटर एक्चुअली हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि दोनों के एसिम्प्टोट भी सेम है। और एक इंटरेस्टिंग और एक और चीज, एसिम्प्टोट का इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर, एसिम्प्टोट की एंगल बाइसेक्टर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एसिम्प्टोट्स आर प्रिंसिपल एक्सिस। Angle bisector of asymptotes are principal axis। Fourth point क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला की टेंजेंट एट वर्टाइसेस से बनने वाले रेक्टेंगल की डायगोनल्स है asymptotes। तो asymptotes are the diagonals of the rectangle। asymptotes are the diagonals of the rectangle formed by the tangents at vertices। तो दोनों हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में वर्टाइसेस कौन है? प्लस माइनस a, 0, 0, प्लस माइनस b। तो यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी से बनने वाले रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स है वो असिम्प्टोट्स है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ अच्छा पॉइंट है, ये असिम्प्टोट्स है y इज इक्वल टू बी बाई एक्स, थीटा एंगल बना रही है, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। ये थीटा एंगल हाफ एंगल है, हाफ एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स है। और असिम्प्टोट को ऐसे ट्रीट करो जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। असिम्प्टोट्स को ऐसे ट्रीट करो जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो देखो, तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई, इसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ई इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि एसिम्प्टोट के बीच के एंगल से हम लोग इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? sec 30 डिग्री। तो इसेंट्रिसिटी होगी sec 30 डिग्री। ये मल्टीपल करेक्ट है, तो एक और पॉसिबल है 120। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी हाइपरबोला देयर इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। फॉर एवरी हाइपरबोला देयर इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसलिए एक और पॉसिबल है। तो sec ऑफ हाफ एंगल 60 डिग्री। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाइपरबोला इसमें 60 वाले में होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज आल्सो अ हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज आल्सो अ हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज अ हाइपरबोला। इसके क्वेश्चंस देख लेना, मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और वो आते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर एसिम्प्टोट्स दिए तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला कैसे निकालेंगे? अगर एसिम्प्टोट्स दिए हैं, तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं? del s by del x इज इक्वल टू 0 एंड del s by del y इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर दो तो you will get the point of intersection which is center। next है case study and highlights। highlight 1 में क्या दे रखा है कि asymptotes
हाइपरबोला। तो हाईलाइट 1 में दे रखा है कि एसिम्प्टोट के किसी भी पॉइंट से अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ की तो वो हाइपरबोला को P और Q पे कट करेगी और एसिम्प्टोट को ले लेता है। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस सेगमेंट इज B स्क्वायर, मतलब PR इंटू RQ इंटू QR इज इक्वल टू P स्क्वायर। PR इंटू QR इज इक्वल टू B स्क्वायर। PR इंटू QR इज इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ये PR और ये QR। हाईलाइट 2, हाईलाइट 2 है कि हाइपरबोला में अगर फोकस से परपेंडिकुलर डाला तो फोकस से परपेंडिकुलर डाला एसिम्प्टोट पे कहीं तो गिरेगा। तो फोकस से परपेंडिकुलर डाला एसिम्प्टोट पे y इज इक्वल टू b बाई x, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा पहला। दूसरा, वो ऑक्सिलरी सर्किल पे भी लाई करेगा। वो ऑक्सिलरी सर्किल पे भी लाई करेगा। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर lie on the directrix, also lie on the auxiliary circle, the foot of directrix. Highlight 3, हाईलाइट 3 क्या है कि टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, तो किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट एसिम्प्टोट को Q और R पे कट करेगी। तो उसका पहला चीज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय asymptote and tangent, area of triangle formed by asymptote and tangent is equal to AB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CQR आ जाएगा AB, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज मिड पॉइंट ऑफ Q and R, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज मिड पॉइंट ऑफ Q and R। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये काइंड ऑफ केस स्टडी है, काइंड ऑफ केस स्टडी है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, और आगे जाके पता चलेगा वो लेटेस्ट सेक्टम भी बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू रूट 2। इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें एसिम्प्टोट आएगी y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x। अब वो क्या रहा है, इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो 45 डिग्री रोटेट करने से एसिम्प्टोट्स भी रोटेट हो गए। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ग्राफ, and the equation will become xy equal to c square। ये c square क्यों लिखते हैं, इसको c क्यों नहीं लिखा, c इसलिए नहीं लिखा क्योंकि c कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ होगा, पर अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये ग्राफ होगा, तो वो बदल जा रहा है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए या केसेस को अवॉइड करने के लिए c स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर मान लो हाइपरबोला अगर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, है ना। ओके, 2 मिनट का ब्रेक ना।
ओके तो हम लोगों ने जो रेक्टेंगल हाइपरबोला लिया है उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके एसिम्पटोट्स हैं, पर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो xy इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थर्ड एंड सेकेंड और फोर्थ में होगा तो माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट इसकी थ्योरी डेवलप करते हैं और इसकी केस स्टडी। केस स्टडी से मतलब इसके वर्टाइसेस, इसके फोकाई, इसके लेटस रेक्टम, इसके डायरेक्ट्रिसेस, ये सब अपने को फाइंड आउट करनी है। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो देखो तो थ्योरी डेवलप करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक का फंडा होता है कि उसको एक पैरामीटर में लाना है so that कि if you eliminate the parameter you will get the curve। तो वो आता है x is equal to ct, y equal to c by t। अब नेक्स्ट ये यूनिकनेस है, एक पॉइंट का एक ही t है और एक t पर एक ही पॉइंट है, तो ये t1, ये t2 ऐसा बोल सकते हैं, t3, t4, t5 ऐसा। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका x और y पॉजिटिव है तो t पॉजिटिव है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में उसका x और y नेगेटिव है तो t नेगेटिव है, और t कैन नॉट बी जीरो क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ t बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2, मतलब कि ये हाइपरबोला, ये t1 पॉइंट है, ये t2 पॉइंट है, तो t1 हो गया c t1 कॉमा c बाई t1 और t2 हो गया c t2 कॉमा c बाय t2। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन तो वो क्या आएगी, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको तमीज से लिखेंगे तो ये आएगी x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू c टाइम्स t1 प्लस t2। x प्लस t1 t2 y इज इक्वल टू c t1 प्लस t2। याद करने की जरूरत नहीं है, निकालना आना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन आएगा, पर आ गया तो किस्मत वाली बात है। पर अब उस एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा याद करने का, इससे अच्छा है कि पीरियोडिक टेबल के 3 एलिमेंट और याद कर लो। तो ये रहने, पर फाइंड आउट करना आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि फाइंड आउट करना नहीं आएगा तो क्वेश्चन अटक जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर। तो xy इक्वल टू c स्क्वायर, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह x x1 पर है नहीं,
वाई स्क्वायर की जगह वाई बाय वन नहीं है, 2x की जगह x प्लस एक्स वन नहीं है, 2y की जगह y प्लस वाई वन नहीं है, सॉरी। तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू, नेक्स्ट इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो एक्स वन वाई वन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वन वाई वन, इसको डिवाइड कर दो तो एक्स अपन एक्स वन प्लस वाई अपन वाई वन इक्वल टू टू। तो याद करना बहुत आसान है, एक्स अपन एक्स वन प्लस वाई अपन वाई वन इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप कहाँ से आएगा? टेंजेंट से, तो एक्स अपन एक्स वन प्लस वाई अपन वाई वन इज इक्वल टू टू, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, यानी माइनस सी बाई टी अपॉन सी टी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल तो टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई, तो वाई टी माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब एक्स माइनस सी टी रेस टू फोर। इससे ये पता चला है कि टी की बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब ऐसी चार पॉसिबल है। इसका ये मतलब है कि एक पॉइंट से ज्यादा चार नॉर्मल जा सकती है, एक पॉइंट से ज्यादा चार नॉर्मल जा सकती है। फिफ्थ, chord with a given midpoint, chord with a given midpoint, तो t is equal to s1, तो t is equal to s1, तो t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो तो x y1 plus y x1 अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर। s1 मतलब पॉइंट को रख दो, इसको सॉल्व किया तो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2। अब बच्चे कंफ्यूज कि टेंजेंट की इक्वेशन भी ऐसी दिखती है, chord with a given midpoint की इक्वेशन भी ऐसी दिखती है, कैसे पॉसिबल है? तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि टेंजेंट के केस में जो x1 y1 है, टेंजेंट के केस में जो x1 y1 है वो कर्व पर है, और chord with a given midpoint के केस में पॉइंट पॉइंट में कर्व पे नहीं, ये फर्क है। तो टेंजेंट के केस में x1 y1 कर्व पर है, और chord with a given midpoint के केस में x1 y1 chord का मिड पॉइंट है, यानी कर्व पर नहीं है। नेक्स्ट केस स्टडी, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसकी क्या क्या चीजें निकालेंगे? वर्टाइसेस निकालते हैं, फोकाई निकालते हैं, लेटस सेक्टम, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस और डायरेक्ट्रिसेस। सॉरी, इसेंट्रिसिटी का तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होती है। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वर्टाइसेस तो हमें पता है, कि अब ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x है, अब ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x है, और कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो, तो डेफिनेशन से निकालेंगे वर्टाइसेस कौन होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस सी, यानी ये होगा सी कॉमा सी माइनस सी कॉमा माइनस सी। तो ये आगे वर्टाइसेस A1 और A2, तो वर्टाइसेस आ गए सी कॉमा सी और माइनस सी कॉमा माइनस सी। नेक्स्ट, वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, ये होगा √2c,
तो ये हो जाएगा 2√2c, और तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा 2√2c। पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस और लेटेस्ट सेक्टम तीनों बराबर ही होते हैं, तो ये सब 2√2c हो जाएंगे। अब बचा फोकाई, तो इसमें फंडे लगाते हैं। हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो होती है 2a। 2a हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2√2c, और e हो गया एसेंट्रिसिटी यानी √2। तो ये कितना आ गया 4c। तो ये हो गई 4c, कौन हो गई s1 s2 के बीच की डिस्टेंस। तो सेंटर, तो s1 s2 हो गया 4c, तो cs1 कितना हो गया 2c। तो cs1 2c हो गया, और ये 45 डिग्री एंगल पर है क्योंकि y इक्वल टू x। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 2c cos 45 डिग्री यानी √2c, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट √2c। तो फोकाई आ जाएगी √2c √2c। तो फोकाई आ गई √2c √2c, और सिमेट्री तो -√2c -√2c। ये फोकाई आ गया। बस डायरेक्ट्रिसेस बचा है। तो डायरेक्ट्रिसेस अपने को पता है पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। तो डायरेक्ट्रिसेस जो है पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन x + y = 0। तो डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएंगे x1 + y + लैम्डा = 0। लैम्डा एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है a/e। ए हो गया सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है 2√2c। तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा √2c, और ई कितना है √2। √2 कैंसिल। सेंटर से डिस्टेंस तो ये आएगा 0 + 0 + लैम्डा अपॉन √ कोएफिशिएंट ऑफ x² + y²। तो लैम्डा इक्वल टू ±√2। तो डायरेक्ट्रिसेस आ गई x + y ± √2c = 0। तो डायरेक्ट्रिसेस आ गई x + y ± √2c = 0। So this is the answer. So this is the case study. Next एक रिमार्क है, द सर्कल, नहीं एक ट्रायंगल है, which is circumscribed by the rectangular hyperbola, तो इसके अगर ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, अगर निकालें तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ही मिलेगा। तो ABC triangle which is circumscribed by the rectangular hyperbola, the orthocenter lie on the rectangular hyperbola। तो ये अगर मान लो T1, T2 और T3 है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा -c अपॉन T1 T2 T3 -c T1 T2 T3 -c अपॉन T1 T2 T3 -c T1 T2 T3, है ना। तो ये होगा ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर lie on the rectangular hyperbola। नेक्स्ट एक और टॉपिक है सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किसी का माइक ऑन है शायद। सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, नोट्स में नहीं है, पर मैंने ये टेस्ट वगैरह में लिया हुआ है तुम्हारे। ये मैंने तुम्हें नोट्स में नहीं है, ये तुम्हें लेक्चर में नहीं पढ़ाया, पर तुम्हारे डीपीपी और तुम्हारे इसमें लिया हुआ है मैंने टेस्ट वगैरह में। तो यहाँ पर एक बार बता देता। तो क्या हो रहा है, कोई भी रैंडम सर्कल, क्या हो रहा है, तो कोई भी सर्कल मतलब x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसमें एक रिमार्क बनता है कि सर्कल जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, x1 x2 x3 x4, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर है 0, 0।
तो एक सर्कल का भी सेंटर होगा -g, -f। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, x y इक्वल टू सी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय x। तो दोनों को सॉल्व किया तो c रेज टू 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2gx 2f c स्क्वायर बाय x प्लस c इक्वल टू 0। सॉल्व करने से क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x रेज टू 4 प्लस 2gx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस c रेज टू एफ सी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है रे, 2fc x 2fcx प्लस c रेज टू 4 इक्वल टू 0। तो इसके चार रूट्स, चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहे हैं। तो इसमें एक रिमार्क बनता है, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम इज -2g। तो इसमें एक रिमार्क क्या बनता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अरिथमेटिक मीन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अरिथमेटिक मीन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अरिथमेटिक मीन दोनों के सेंटर्स का मिड पॉइंट है, दोनों के सेंटर्स का मिड पॉइंट है। तो इसमें रिमार्क ये बनता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ circle and rectangle hyperbola is midpoint of the centers, midpoint of centers। ठीक है, and chapter is complete, coordinate geometry is complete। next है calculus। किसी का माइक ऑन है? नेक्स्ट है कैलकुलस। 2 मिनट का ब्रेक और फिर स्टार्ट करता। कैलकुलस, कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले सेट थ्योरी। हाँ, कंबाइंड सर्कल और हाइपरबोला के क्वेश्चन आते हैं, वो भी सब टेस्ट सीरीज वगैरह बुक्स में ही आते हैं। अथर्वराठी सब पूरा रिवीजन अप्रोक्सीमेटली कब तक खत्म होगा? 15 जनवरी, 15 यानी तो 15 से 20 जनवरी के बीच में। तो पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा अपना 15 से 20 जनवरी के बीच में। पार्थ सुखिया, कंबाइंड सर्कल और हाइपरबोला के क्वेश्चन हाँ आते हैं ना। वो एक्चुअली जनरल भी ट्रीट करके किए जा सकते हैं। जनरल ट्रीट कैसे? ऐसे समझ लो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा है।
ओके, सो नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो जा ही नहीं सकते तुम कैलकुलस, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की एबीसीडी है। तो इंजीनियरिंग का एबीसीडी है, इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। इवन तुम खुद नोटिस कर सकते हो, फिजिक्स में 11th में काइनेमेटिक्स स्टार्ट होती है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वो सब कैलकुलस ही है। तो वो फिजिक्स जितना भी है वो पूरा कैलकुलस ही है। वैसे भी फिजिक्स है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद 90% मैथमेटिक्स है कि नहीं। पर अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैथ्स कैसा है ना, हाइपोथेटिकल है पूरा। द डार्क कैट इन द डार्क रूम, द ब्लैक कैट इन द डार्क रूम, सॉरी, द ब्लैक कैट इन द डार्क रूम। तो मैथ्स तो हाइपोथेटिकल है, पर इसी से एक्सप्लेन होती है चीजें। इसलिए काफी सारे जो फिजिसिस्ट थे वो लोग फिजिक्स में रिसर्च करते थे, तो वो कहीं ना कहीं मैथ्स में अटक जाते थे। तो जब अटकते थे तो उन लोगों ने थ्योरम्स डेवलप कर दी। इसलिए मैथ्स में काफी सारी थ्योरम्स फिजिक्स लोगों की दी हुई है। तो वो अपनी सॉल्विंग में अटकते थे, तो फिर मैथ्स डेवलप होना चालू हो गया। तो इसलिए तो फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है एक्चुअली, आना चाहिए। चलेगा। तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग की एबीसीडी है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। एक दूसरा, ये सेक्शन में क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, मल्टी कॉन्सेप्चुअल मल्टी चैप्टर्स क्वेश्चंस रहते हैं। तो दो दो तीन तीन चैप्टर के मिला के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर एक भी चैप्टर वीक वो क्वेश्चन गया, और यही रीजन है कि हमारे मार्क्स उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मल्टी कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो पहला है सेट थ्योरी, फिर फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, method of differentiation, application of derivative, graphs, indefinite integration, definite integration, area under the curve और differential equation। यहां से चालू होती है तुम्हारी इंजीनियरिंग। डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। काइनेमेटिक्स, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेव इक्वेशन, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से चालू होती है। पर अभी तुम जो पढ़ रहे हो वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री की पढ़ रहे हो। जैसे जैसे आगे जाओगे तो मल्टी वेरिएबल्स और ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री तक चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता, नहीं तो फिर पागल होने के काम है। ओके, तो इसमें क्या होगा, सेट थ्योरी में हम लोग ये सीखेंगे, सेट थ्योरी एंड रिलेशन, कि सेट्स लिखते पढ़ते कैसे हैं, इसकी अलजेब्रा कैसे काम करती है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट रिलेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये जेई मेन में है पर एडवांस में नहीं है। फंक्शन चैप्टर से स्टार्ट होता है एडवांस, तो यहाँ से एडवांस स्टार्ट होता है। और ये ध्यान में रखो, एक चीज जो लिख दी चीज उसके हिसाब से चलेगी। कैलकुलस में ये बहुत मैटर करता है, एक बार जो लिख दिया चीज उसके हिसाब से चलेगी। अगर उसे x लिखा और 1/x लिखा तो दोनों का भी कोई मतलब है। तो इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि कैलकुलस में जो चीज एक बार लिख दी, इसलिए मैं जनरली प्रिंटेड क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ
ओके, नेक्स्ट फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर क्लासिफिकेशन, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, पीरियोडिक, ऑड इवन, कंपोजिट, इनवर्स, ये सब अपन पढ़ेंगे। जब रिवीजन करो ना तो ऐसा दिमाग में आना चाहिए। देखो कैसे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज के क्वेश्चन, फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिकल फंक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, फिर इनवर्स फंक्शन निकालना, फिर कंपोजिट फंक्शन, फिर छोटी मोटी डेफिनेशन, बाउंडेड, अनबाउंडेड, होमोजीनियस, फिर कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर उसके बाद ऑड इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। ये हो गया चैप्टर का रिवीजन, है कि नहीं? अगर मैं ऐसे रिवीजन कराऊं तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, है कि नहीं? जैसे टॉपिक सोचा, सारे रिमार्क्स, हाईलाइट, अप्रोचेस ऐसा दिमाग में आने का। जैसे टॉपिक बोला कंपोजिट फंक्शन, फटाफट वो रिमार्क आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिवीजन, है ना? इसके लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि दिसंबर 2019 में तुमने मेहनत की थी, वो तुम्हें पता है, तो उसको अभी कैसे लेके आए, क्योंकि वो सारा तो याद होगा नहीं ना, है कि नहीं? तो रिवीजन, so revision is the part of preparation, revision is the part of preparation। तो ये प्रिपरेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है? और पेपर्स हम जो देते हैं उसमें हम एनालाइज करते हैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मैं अभी भी छोड़ रहा हूँ, तो मुझे उन पे ध्यान देना है। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है जो मैं गलत कर रहा हूँ, फिर कौन से चैप्टर है जिसमें मेरे को रिवीजन की जरूरत है, कौन से चैप्टर है जो वीक जा रहे हैं, फिर पेपर में मैं किस तरह की गलतियां कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कहीं अप्रोच की मिस्टेक, कॉन्सेप्ट की मिस्टेक, या फिर फॉर्मूला गलत लगा देना, या फिर +2 की जगह -2 लिख देना, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेना, करेक्ट वाले आंसर की जगह इनकरेक्ट वाले टिक कर देना, या इनकरेक्ट वाले की जगह करेक्ट टिक कर देना। तो यू अंडरस्टैंड योर एरर्स, you understand your mistakes. So first you understand your mistakes and then work on those mistakes and don't repeat the mistakes, ठीक है? So this is very important, you understand the mistakes, work on those mistakes and don't repeat the mistakes, हो जाता काम, ठीक है? फंक्शन में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, लिमिट्स, नेबरहुड में क्या चल रहा है, पॉइंट पे क्या चल रहा है डजंट मैटर, पॉइंट पे क्या चल रहा है डजंट मैटर, पॉइंट्स के नेबरहुड में क्या चल रहा है मैटर्स। कंटिन्यूटी, पॉइंट पे, पॉइंट के राइट साइड क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड क्या चल रहा है और पॉइंट पे क्या चल रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ये बताती है कि ग्राफ बनाते वक्त पेन उठेगा कि नहीं उठेगा। डिफरेंशिएबिलिटी, साइन स्क्वायर एक्स ये भी कंटिन्यूस है, मॉड साइन एक्स ये भी कंटिन्यूस है, तो फर्क क्या है, चोंच, स्मूथनेस, तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी। एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, मॉड एक्स भी कंटिन्यूस है, फर्क क्या है, चोंच, स्मूथनेस, कौन एक्सप्लेन करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी, कौन एक्सप्लेन करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डेरिवेटिव, इट्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शनल के हम लोग ग्राफ्स की स्टडी करते हैं। Indefinite integration is the reverse process of differentiation.
डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट से ही आएगा। एरिया अंडर द कर्व is the application of area under the curve is the application of definite integration. नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन कि हाउ टू सॉल्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से क्या मिलेगा? फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? वो कौन सा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, है ना? तो जैसे मैंने बोला नेम ऑफ रिवर्स इन इंडिया, सेट। नेम ऑफ क्रिकेटर्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, सेट। बट अगर मैं ये बोलूं नेम ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट यानी रिलेटिव टर्म है, वो किसी के लिए इंटेलिजेंट हो सकता है पर किसी दूसरे के लिए वो इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए सेट को दो तरह से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों ही आना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेट को कर्ली ब्रेसेस में बंद किया जाता है क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस बताती है कलेक्शन, और अंदर अंदर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे 1 2 3 4 डांस ऑन द फ्लोर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? डेफिनेशन से लिखते हैं, डेफिनेशन से। इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉलन। तो कॉलन के पहले जो होता है वो बताता है किस तरह का कलेक्शन है। तो जैसे कल को कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट हो सकता है, तो कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इट इज अ कलेक्शन। कॉलन के बाद में आती है उसकी कंडीशन और डेफिनेशन। तो इट इज अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो जब इसको डीकोड करेंगे, तो 1 2 3 4 निकल के आएगा। जब इसको डीकोड करेंगे तो 1 2 3 4 निकल के आएगा। ऐसा अपन ने रैशनल नंबर में किया भी है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पी बाई क्यू फॉर्मेट, यानी जो पी बाई क्यू फॉर्मेट में होगा वो रैशनल नंबर है। जहां पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये हो गई कंडीशंस। तो ये हो गया कॉलन के पहले हो गया कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, और कॉलन के बाद हो गई कंडीशन या डेफिनेशन। कॉलन के पहले हो गया कलेक्शन, कॉलन के बाद हो गया कंडीशन और डेफिनेशन। नेक्स्ट, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3। एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो एलिमेंट अगर बिलोंग करता है तो उसको लिखते हैं एप्सिलॉन ए, और अगर बिलोंग नहीं करता है तो उसको लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मतलब एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 4 does not belongs to set A. Next, A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 2 3 3, C 2 3 1, D 2 3। तो देखो यहां पर A और B बराबर हैं, A और B बराबर हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A
ये n ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट्स काउंट किए जा सके, तो n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ओके, तो n ऑफ ए आ जाएगा 3, n ऑफ बी कितना आएगा 3। तो डाउट आता है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 एलिमेंट है, तो आप 3 क्यों लिख रहे हो? तो एक्चुअली सेट में रिपीटेशन डजंट मैटर, सेट में रिपीटेशन डजंट मैटर, सेट में रिपीटेशन डजंट मैटर, तो एक ही बार काउंट किया जाता है। तो ये 2 का और 3 3 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो सेट्स में रिपीटेशन डजंट मैटर एंड ऑर्डर डजंट मैटर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी इज 2। तो A is equal to B is equal to C। तो रिपीटेशन डजंट मैटर एंड ऑर्डर डजंट मैटर। मैटर ये करता है एलिमेंट कौन कौन है, एलिमेंट कौन कौन है, और इज नॉट इक्वल टू डी। तो A is equal to B is equal to C, but it is not equal to D। ओके, नेक्स्ट है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, एक ही बात है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट मतलब देयर इज नो एलिमेंट, तो इसको डिनोट करते हैं खाली कर्ली ब्रेसेस से, क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट, या फिर 5 से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 5 कितना हो जाएगा 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 5 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट, अगर मैंने कोई एक सेट बनाया जिसके अंदर 5 है, तो 5 इज अ नल सेट, बट सेट ए इज नॉट अ नल सेट। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है और वो खुद नल सेट है, तो इसलिए सेट ए इज नॉट अ नल सेट। तो नल सेट कैन बी एलिमेंट ऑफ एनी सेट। नल सेट किसी का एलिमेंट हो सकता है, पर नल सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होते। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल्स लिए थे जो अपन ने, इनफाइनाइट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, बहुत है। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, देयर इज ओनली वन एलिमेंट, देयर इज ओनली वन एलिमेंट। फिर होता है एक इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स आर इक्वल ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो एक से ज्यादा सेट्स को क्लब करके लिखा जाता है। तो जैसे सेट ए लिखा है 1 2 3 4, सेट बी लिखा है 2 3 5 6 7, सेट सी लिखा है 3 5 8 9। तो मैं एक ऐसा सेट लिख सकता हूं जिसके अंदर ये सारे सेट्स आ जाएं, तो उसको लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिखा वो भी चलता है, नहीं तो 10 11 ये भी लिखा तो भी चलता है। अगर तुमने नेचुरल नंबर लिखा तो वो भी चलता है, बस ये है कि वो ज्यादा दिखेगा। पर नेचुरल नंबर इज आल्सो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का फंडा ये होता है कि सारे सेट उसके अंदर होने चाहिए। यूनिवर्सल का क्या होता है, सारे उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट, सबसेट में क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो ए को बोलेंगे सबसेट
और बी को बोलेंगे सुपरसेट। और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, ये नीचे इक्वल टू का साइन, जैसे लेस देन इक्वल टू लग रहा है, तो इक्वल का मतलब है वो इक्वल भी हो सकते हैं। ए इक्वल टू वही जैसे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, जैसे ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, फला फंडा। तो ए इज अ सबसेट और इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए इज अ सबसेट एंड सेट बी इज अ सुपरसेट। तो अगर डायग्राम में देखोगे तो ऐसा लगेगा, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो इसको बोलते हैं सबसेट। रिमार्क, null set is set of every set, is subset of every set. Null set is subset of every set. Second, every set is subset of itself. मतलब ये बताना क्या चाहता है, मान लो there is a set A, so null set is subset of A and set A is also a subset of A. Set A is also a subset of set A. Third, अगर A B का subset है and B A का subset है, तो यानी A equal to B। मतलब ये क्या कह रहा है, A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, तो यानी A equal to B। नेक्स्ट है पावर सेट, इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A से। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो यानी पावर सेट के एलिमेंट सेट्स हैं, पावर सेट के एलिमेंट सेट्स हैं और वो सेट किसी सेट के सबसेट है। पावर सेट के एलिमेंट सेट्स हैं और वो सेट्स किसी सेट के सबसेट्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या होंगे, नल सेट 1 2, जब एक एक एलिमेंट लिया, जब दो दो एलिमेंट लिए और जब तीनों एलिमेंट ले लिए, तो ये हो गए सबसेट्स, ये हो गए सबसेट्स और ये किसी सेट के अंदर डाल दिए, तो अब ये बन गए एलिमेंट्स। तो ये सब पावर सेट के एलिमेंट है, पर सेट एक के सबसेट्स हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना आया, 8 आया यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, लिया नहीं लिया दो तरीके, लिया नहीं लिया दो तरीके, लिया नहीं लिया दो तरीके। नहीं तो दूसरा तरीका, जब तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं लिया 3C0, जब एक एलिमेंट लिया 3C1, जब दो लिए 3C2, जब तीन लिए 3C3। उसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं 2n, तो आंसर आ जाएगा 2n। नेक्स्ट है एल्जेब्रा, यूनियन इंटरसेक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेता। ओके तो ठीक है, ये वीक में अपना कैलकुलस स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट वीक में अपना फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी तो हो ही जाएगा। फाइल शेयर कर देता। ये हो गया हाइपरबोला। और एक और है ना सेट्स का। ये हो जाएगा सेट्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, तो कल तुम्हारा जेई मेन फुल पोर्शन टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट में सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे को। तो नेक्स्ट वीक में अपना सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी का खींचते हैं फिर, है ना। चलेगा, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।